नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं अनअकैडमी के लिए पढ़ाता हूं। हम लोग केस लॉज के बारे में इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं जो एक आईएएस एस्पिरेंट को या फिर एक आम भारतीय नागरिक को जाननी चाहिए, उसके ऊपर मैंने ये सीरीज बनाना चालू किया है, जिसमें आज हम जानेंगे कौन से आर्टिकल के बारे में। राइट टू प्रॉपर्टी, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 31। तो आइए सरस्वती माता का नाम लेकर बेसिक से एडवांस तक और हर एक चीज मैं आपको समझाता हूं। तो सरस्वती माता का नाम लेकर चालू करता हूं। ये एक विवाद है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में। अब आपको एक चीज जाननी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे यहां पर आर्टिकल 31 लिखा गया था। आर्टिकल 31, आर्टिकल 31 क्या कहता है? भारत के संविधान में जब भारत आजाद हुआ मेरे बच्चों, तो राइट टू प्रॉपर्टी, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार का मतलब कि इससे आपको आपके राइट टू प्रॉपर्टी को, आपकी संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता। अगर आप जॉन लॉक की बात करेंगे, एक फेमस फिलोसोफर हुए, उन्होंने ये कहा था, आदमी का जीवन, आदमी की स्वतंत्रता और आदमी की संपत्ति, द राइट टू लाइफ, द राइट टू फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी। ये आदमी जब जन्म लेता है, आदमी जब जन्म लेता है तो प्रकृति ने, भगवान ने यह उसे देकर भेजा है। जैसे आदमी को अपनी की त्वचा को नहीं निकाला जा सकता, ऐसे ही आदमी को जीवन का अधिकार, उसके जीने का अधिकार, उसके घूमने फिरने की आजादियां, बहुत सारी आजादी, और उसके संपत्ति के अधिकार को भी किसी सरकार, किसी निजी व्यक्ति, चाहे वो लेजिस्लेटिव एक्शन हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो, छीनने का कोई अधिकार नहीं है। Nobody has the right to take the life of the individual, the property of the individual and the freedom of individual। इसीलिए आज भी हत्यारे को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। मृत्यु दंड, राइट टू लाइफ का इंप्रिजमेंट माना जाता है कि किसी ने अगर हत्या भी कर दी है, 5, 6, 10 मर्डर भी कर दिए, तब भी सरकार जीवन नहीं देती, देश जीवन नहीं देता। जब कोई आदमी, कोई सरकार, कोई देश जीवन दे नहीं सकता, तो उसे जीवन छीनने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए कई देशों में आप पाएंगे कि कुछ भी एक आदमी कर दे पर उसकी जान नहीं ली जाती, उसको फांसी नहीं दी जा सकती। खैर, उसके बारे में हम बात करेंगे। संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं आज हम लोग। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। एक आदमी, भगवान ने लोहा बनाया, भगवान ने लोहा बनाया, भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई, लेकिन फसल भी, सेब भी कौन उगाता है? प्रकृति उगाती है, या नेचर कहिए या गॉड कीजिए। तो एक सेब का पेड़ है, कहीं पर उगा हुआ है, नेचर ने उगाया हुआ है, तो किसका है? नेचर का है। लेकिन 3 आदमी अगर वहां पर हैं और 2 आदमी सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे, और एक आदमी सेब के पेड़ पर चढ़ा, उसने मेहनत की और वो फल तोड़ा, तो वो फल किसका है? वो फल उस आदमी का है जिसने नेचर के अंदर अपनी खून और पसीने को मिलाया है ना। और जब वो नीचे उतर कर आएगा तो उसकी इस प्रॉपर्टी को कोई छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचर का है सब कुछ। लेकिन 2 आदमी बैठे रहे और एक ने अपना क्या किया? खून, पसीना और मेहनत मिलाई। इसीलिए बोला जाता है राइट टू प्रॉपर्टी एक आदमी का ऐसा अधिकार है जो छीना नहीं जाना चाहिए। समझ में आया? उसने उसमें अपना श्रम मिलाया, ही हैज पुट हिज लेबर इनटू इट। क्या मिलाई है? श्रम को मिलाया है।
इसीलिए सभी जगहों पर शुरू में एक मौलिक अधिकार, क्या मेरे जिगर के टुकड़ों, एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान और बहुत सारे देशों के संविधान के अंदर बोला गया कि किसी की प्रॉपर्टी को ना कोई सरकार छीनेगी और ना ही कोई निजी संपत्ति कोई निजी आदमी छीनेगा। नोबडी हैज द राइट। तो आर्टिकल 31 हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत आसानी से आप सब लोगों को यह बात समझ में आती होगी कि ये बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल। तो आर्टिकल 31 क्या कहता है, देखना। आर्टिकल 31 ये कहता है भारतीय संविधान में, आर्टिकल 31 क्या कहता है भारतीय संविधान में मेरे बच्चों, निजी संपत्ति का सभी को अधिकार होगा। एवरीबडी हैज द राइट टू प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, कुछ भी नहीं किया जाएगा, उसकी संपत्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। शुरुआत में ये कंडीशन थी, बाद में ये कंडीशन बदलेगी। तो आर्टिकल 31 इट वाज अ फंडामेंटल राइट। अब आइए दूसरी चीज की बात करते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी से किस तरह की प्रॉब्लम चालू हुई कि ये आपने मौलिक अधिकार के रूप में लिख दिया और किसी अन्य व्यक्ति को, इसको सरकार को या किसी अन्य व्यक्ति को इसको छीनने का अधिकार नहीं है, ना लेजिस्लेटिव एक्शन से, ना एग्जीक्यूटिव एक्शन से, ना प्रशासनिक से, ना ही विधायी से, कोई इसको छीनेगा नहीं। तो जब इस तरह की बात हुई मेरे जिगर के टुकड़ों तो परेशानी आई। परेशानी क्या आई? भारत में जमींदारी थी, बहुत सारे राजा महाराजा जमींदार, देयर वर मैनी जमींदार हु इज हैविंग ह्यूज लैंड बैंक्स, जिनके पास क्या था मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत सारी भू संपत्ति थी। समझ में आया? और वो अपनी संपत्ति से चिपके हुए थे। क्या थे? चिपके हुए थे। और भारत में नेहरू जी क्या चाहते थे? भारत गरीब था, नेहरू जी चाहते थे कि भाई खेती के लिए सिंचाई की सुविधा मिले, इरिगेशन फैसिलिटी मिले। क्या मिले मेरे जिगर के टुकड़ों? इरिगेशन फैसिलिटी, स्कूल बने, कारखाने बने, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, इरिगेशन, डैम, सड़कें, और क्या हवा में बन जाएंगी? इसके लिए लोगों से क्या लेना पड़ेगा? संपत्ति लेनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। उनको कम पैसे देकर सरकार को सब लोगों के हित के लिए डीपीएसपी, जो हमारे क्या लिखे गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनको पूरा कराना होगा। उनको पूरा कराना होगा, लोगों को सबको रोटी कपड़ा और मकान मिल सके। इसके लिए क्या काम करना होगा? सभी लोगों के इंटरेस्ट को देखना होगा। लेकिन करें क्या? व्हाट शुड वी डू? संपत्ति कैसे लें? संपत्ति कैसे लें? संपत्ति को तो क्या बना दिया गया है? फंडामेंटल राइट। अब लड़ाई चालू हो गई डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक में लड़ाई चालू हो गई। तो क्या हुआ मेरे जिगर के टुकड़ों? जब पहली बार किसी की संपत्ति एक्वायर की गई, क्या जब लोगों से संपत्ति ली गई तो उसमें चुनौती दी गई। जब हम लैंड रिफॉर्म करने निकले कि हम प्रॉपर्टी को लेंगे, लोगों की खेती की जमीन को लेंगे, तो वहां पर क्या हुआ? कोर्ट में उसको चुनौती दी गई। कई जगह एमपी में, यूपी में जब हमारा देश का संविधान बन रहा था तब चुनौती दी गई, और बिहार न्यायालय ने क्या बोल दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आप किसी की प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकते। तो नेहरू जी के सामने समस्याएं आने लग गई कि क्या करूं मैं, क्या करूं? ये तो सुप्रीम कोर्ट, बिहार का कोर्ट से शुरुआत हो गई, ये तो इनके पक्ष में हो रहा है, जमींदारों के पक्ष में हो रहा है। अब
जुडिशरी भी क्या करे, उसने कहा आप ही ने तो लिखा है संविधान में, हम क्या करें, जो लिखा हुआ है उसको हम आपको बता रहे हैं, आप ही ने लिखा है, मौलिक अधिकार है आर्टिकल 31 के अंदर। तो इस समस्या का निवारण करने के लिए ध्यान से सुनना, जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। नेहरू जी ने इसका एक हल निकाला, बोला ठीक है हम पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं और एक सूची ऐड कर रहे हैं, वी विल बी एडिंग वन शेड्यूल, दैट इज 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या करेंगे? 9वीं अनुसूची डाल रहे हैं, हमको भूमि सुधार करना है और भूमि सुधार के लिए हम इसमें जो चीजें लिखेंगे उसकी जांच जुडिशरी नहीं कर सकती। वट एवर वी विल राइट इन 9th शेड्यूल इट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय आवर जुडिशरी। समझ में आया? और इस तरह से पहले संविधान संशोधन द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंदर क्या हो गया मेरे जिगर के टुकड़ों? राइट टू प्रॉपर्टी को 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया और बोला गया कि अब जो 9th शेड्यूल में डाला है उसके लिए कोर्ट में जा नहीं सकते, और बोला अब हम भूमि सुधार करेंगे। समझ में आया? तो दो चीजें मैंने अभी तक आपको समझाई कि शुरुआत में आर्टिकल 31 दिया था, वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन जो प्रॉब्लम आने लगी जुडिशरी की और भारत को जो रोटी कपड़ा और मकान देना था उसके लिए नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन कर 9th शेड्यूल डाला और इसमें बोला अब अगर हम प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे या जो चीज हम 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देंगे उसको आप छीन नहीं सकते, आप उसको सही से आप उसको छीन नहीं सकते। तो 9वीं अनुसूची आई बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 9th अनुसूची ऐतिहासिक रूप से भूमि सुधार के कानूनों से जुड़ी है, यानी अगर भूमि के स्थायित्व और प्रबंधन के लिए बदलाव किए जा सकते हैं। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकली लिंक विद द लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म रिफर्स टू अ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म अंडरटेक टू चेंज द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ द लैंड। तो 9th शेड्यूल इन्होंने बना दिया, 9th शेड्यूल बनाया, पहला संविधान संशोधन आदरणीय नेहरू जी ने कब किया मेरे जिगर के टुकड़ों? 8 मई 1951। बहुत सारे जगहों पर यह क्वेश्चन मेरे जिगर के टुकड़ों डायरेक्टली पूछा जाता है। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री यू शुड बी अवेयर अबाउट फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। चालू हो गया और 9वीं अनुसूची बन गई। 9वीं अनुसूची बन गई। 9वीं अनुसूची जब बनी मेरे जिगर के टुकड़ों तो इसमें ये लिखा गया, क्या लिखा गया? लिखा बड़ी सिंपल सी बात गई कि अगर हम सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए कुछ सुधार करना चाहते हैं तो क्या होगा? हम ये बना सकते हैं। और जब हम ये बना देंगे, 9वीं अनुसूची लैंड रिफॉर्म से ही रिलेटेड है और इसके अंदर क्या लिखा गया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा इसका, यानी ये कोर्ट में नहीं जाएगा, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, तो बाहर कर दिया गया। अब किसी की प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती तो कोई कोर्ट में जा नहीं सकता। इसी से रिलेटेड एक केस हुआ मेरे जिगर के टुकड़ों, जिसको क्या कहते हैं, उस केस का नाम देखो, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी, वो आदमी भागा भागा कहां गया? कोर्ट में गया और बोला जी मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट। बोला नहीं, नैरो व्याख्या की सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला
कि नहीं, 9th शेड्यूल में लिखा है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ये अब 9th शेड्यूल में लिख दिया गया। आगे जाके फिर विवाद हुआ, कौन से केस में? गोलकनाथ केस में। वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा 9th शेड्यूल में आपने जरूर लिख दिया है, हम मानते हैं, लेकिन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को आप क्या नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते। फिर एक और केस हुआ, इस केस को हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसको आप क्या कहते हैं, केशवानंद भारती केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 9th शेड्यूल, एक चीज याद रखना, जब तक इंदिरा गांधी आ गई थी, इंदिरा गांधी ने 9th शेड्यूल में राइट टू प्रॉपर्टी के अलावा भी बहुत सारी चीजें लिखना चालू कर दिया कि भाई भूमि सुधार तो छोड़ो, बाकी और चीजें जो हम 9th शेड्यूल में लिखते जा रहे हैं उसका आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी भी टेस्टिंग आप नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी टेस्ट, इसका जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत में 9th शेड्यूल में मेरे जिगर के टुकड़ों बहुत थोड़ी चीज लिखी गई थी, लेकिन समय के साथ साथ ये चीजें क्या होती चली गई मेरे जिगर के टुकड़ों, बहुत ही बढ़ती चली गई। उसको मैं दिखाता हूं। ध्यान से देखना, ये देखिए 9th शेड्यूल में शुरुआत में सिर्फ 13 कानून थे। कितने कानून थे? 13। और बेसिकली किससे रिलेटेड थे? भूमि सुधार, कि अगर भूमि सुधार हम कर रहे हैं, वी आर प्रॉपर्टी को एक्वायर हम कर रहे हैं, तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। ये 9th शेड्यूल में हम लिख रहे हैं, और 9th शेड्यूल में जो कुछ भी हम लिख देंगे, वट एवर वी राइट इन दी 9th शेड्यूल, इट कैन नॉट बी टेस्टेड। लेकिन इंदिरा गांधी और सब्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने इसकी संख्या क्या कर दी, 284, और भी चीजें लिख दी। आज की डेट में तमिलनाडु के आरक्षण की बात ले लो, दिया जाता है, उसको भी वो लोग कहते हैं कि क्या कर दो, 9th शेड्यूल में लिख दो। आज की डेट में भी ये जो जाट आरक्षण की विवाद हुआ था, ये लोग भी कहते थे कि राजस्थान में जो गुजरों का आरक्षण है वो 9th शेड्यूल में लिख दो। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट मना कर देता है हमारे आरक्षण को। इवन आदरणीय रामविलास पासवान ने भी बोला कि भाई आरक्षण को किसके अंदर डाल दो, 9th शेड्यूल। तो 284 हो गई संख्या, क्या हो गई, गलत मिसयूज हुआ ना। प्रॉपर्टी एक्वायर करना तो ठीक था, डीपीएसपी को लागू करने के लिए एक्वायर करना तो ठीक था, लेकिन इसके अंदर तमिलनाडु के अंदर भी जो आरक्षण दिया जाता है उसकी भी मांग इसके अंदर डालने की बात हुई। तो भैया सुप्रीम कोर्ट, इंदिरा गांधी ने बहुत सारे चीजें इसमें डालने की कोशिश की। तब एक केस हुआ मेरे जिगर के टुकड़ों, कौन सा केस, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ने कहा, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1973 में ही कह दिया था, ये जो रामविलास पासवान या गुज्जर की मांग है, इससे बहुत साल पहले ही कह चुका है सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा है भैया, कैसा है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जितनी भी चीजें आपने जुडिशियल रिव्यू में इस 9th शेड्यूल में डाली थी वो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो भी चीजें डाली गई हैं उसका हम टेस्टिंग कर सकते हैं। 9th शेड्यूल कोई पवित्र वो नहीं है, कोई भगवान ने नहीं लिखा है, हो सकता है उसमें कई गलत चीजें लिखी होती हैं। तो केशवानंद भारती केस को आप याद रखेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों कि इसके अंदर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कह दिया कि अब रिव्यू किया जा सकता है। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद क्या हुआ मेरे जिगर के टुकड़ों, ये विवाद चलता रहा कि राइट टू प्रॉपर्टी का क्या करें, राइट टू प्रॉपर्टी का क्या करें।
ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया नहीं, इन दी अगर लार्जेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, क्या है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, तो प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स कर्ब किए जा सकते हैं डीपीएसपी को लागू करने के लिए। क्या, बहुत सारे लोगों को रोटी कपड़ा और मकान और काम देने के लिए कुछ लोगों की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है। केशवानंद भारती में ही बैलेंस किया था, एफआर को, मौलिक अधिकार को, और किसको, डीपीएसपी को। और 9th शेड्यूल को क्या कह दिया था कि इसका रिव्यू हम कर सकते हैं। और सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है इस दिन मेरे जिगर के टुकड़ों, 1973 में क्या कह दिया था, 24 अप्रैल 1973 को यह कह दिया था कि अब whatever you will write after 24th April 1972 it can be tested, it can be put under test under judicial review, हो सकता है। फिर जब सरकारें आई तो मेरे जिगर के टुकड़ों संपत्ति के अधिकार को उन्होंने क्या बना दिया, मौलिक अधिकार से निकाल दिया। ये अमेंडमेंट एक्ट आप याद रखेंगे, 44वां अमेंडमेंट एक्ट से फंडामेंटल राइट्स को से निकाल दिया। और कौन सा लॉ बना दिया, कौन सा लॉ बना दिया, 31A को में संशोधन कर कर इसको अब एक कानूनी अधिकार बना दिया है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी छीनी जाती है तो कानूनी अधिकार के तहत लोअर कोर्ट में जाके शरण ले सकता है। पर अब ये किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर इसकी रिट पिटीशन नहीं लगा सकते। तो ये है पूरी कहानी मेरे जिगर के टुकड़ों। अब मैंने आपको क्या क्या समझाया, मैं आपको फिर दोबारा 1-2 मिनट में सारी चीजें दोहराता हूं। मैंने आपको सिखाया कि इनिशियली राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था, मौलिक अधिकार था। लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी नेहरू जी को डीपीएसपी लागू करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला वो एक्वायर करना चाहते थे जमींदारी को, जिनके पास बहुत सारे लैंड बैंक थे। तो उन्होंने 9th शेड्यूल बनाई। क्या बनाया, 9th शेड्यूल बनाया और उसमें लैंड रिफॉर्म के चीजें लिख दी। ये इस केस को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद में। शंकरी प्रसाद केस में बोला कोई बात नहीं, लैंड रिफॉर्म की बात हो रही है, डीपीएसपी को लागू करने की बात हो रही है, कुछ फंडामेंटल राइट्स कर्व किए जा सकते हैं, ठीक है। वहां 9th शेड्यूल को ओके करार दे दिया गया। लेकिन जब सब्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट आई, उन्होंने उल्टी सीधी सारी चीजें 9th शेड्यूल में डालना चालू किया रिव्यू से बचने के लिए, कि हमारी खराब चीजों को भी क्या ना करे, जुडिशियल रिव्यू ना करे। और फिर गोलकनाथ और केशवानंद भारती में बैलेंस किया गया कि नहीं भाई, 9th शेड्यूल का भी क्या किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 1900 पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा ठीक है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में आप ऐसा करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में फंडामेंटल राइट जिसको लेकर बार बार केसेस जाते थे उसको वहां से हटाकर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर आर्टिकल 31 से हटाकर क्या बना दिया, एक विधिक अधिकार बना दिया। किसके अंडर, लीगल राइट अंडर 301। पूरी कहानी समझ में आई। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको यह भी समझ में आ गया होगा नेहरू जी की दिक्कतें क्या थी और फिर किस अच्छी भावना से 9th शेड्यूल को बनाया गया था। फिर इसका मिसयूज कैसे होना चालू हुआ। फिर कुछ चीजों को जुडिशरी ने सही माना केशवानंद भारती में, और फिर यह भी कह दिया कि अगर गलत चीजें 9th शेड्यूल में आप डालने की कोशिश करोगे तो हम उसका रिव्यू कर देंगे। लेकिन नेता लोग आज भी
लोगों को वोट डालने के लिए ऐसा कहा जाता है कि आज भी मांग करते रहते हैं 9 शेड्यूल में डाल दो, इसको डाल दो। तमिलनाडु में का मामला आप देखेंगे, आरक्षण का मामला देख लेंगे, डालने से कुछ भी नहीं होगा। 24 अप्रैल 1973 कट ऑफ डेट है, उसके बाद जो भी डाला गया है उसकी क्या हो सकती है, जांच हो सकती है। तो मैंने आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कराई, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस चैनल पर, रजनीश मेरा नाम है, आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये केस लॉज मैं धीरे धीरे बनाना चालू करूंगा, इसके एक नागरिक के रूप में और एक स्टूडेंट के रूप में आपको ये जानना चाहिए। इससे आपकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्लियर होंगी। तो प्लीज फॉलो मी, फॉलो दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आगे इसी तरह की और डिटेल्ड वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपके लिए बनती रहेंगी, तो इनको देखते जाइए, फॉलो करते जाइए और बच्चों के साथ इसको प्लीज शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।